तो दोस्तों आज हो गया 7 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से 230 और लोगों की मौत के साथ कुल मौत के आंकड़े 1 लाख के पार हो गए हैं। राज्य में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,557 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,31,781 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14,433 लोग ठीक भी हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में आज पहला ऐसा दिन है जब कोरोना वायरस के इतने कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 9 मार्च को राज्य में कोरोना वायरस के 12,000 से कम मामले सामने आए थे, तब 9,927 नए केस दर्ज हुए थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार रात को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के कई राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी के साथ बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और अरुण सिंह भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के पार्टी के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। बीएल संतोष हाल ही में उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे और कई मंत्रियों और विधायकों से अकेले में मुलाकात भी की थी। ऐसे में इस बैठक के बाद अटकलें और भी तेज हो गई है। हालांकि बैठक के संबंध में बीजेपी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जाने के बाद अब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे पर आने की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 1 महीने बाद यानी जुलाई में ये दोनों नेता आएंगे। इन दोनों नेताओं के दौरे के साथ ही बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आने लगेगी। ये जब आएंगे तब इनके पास यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कार्य योजना का फाइनल ड्राफ्ट भी होगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम मोदी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारक का निरीक्षण करने और आवश्यक मरम्मत करने का निर्देश देने की आग्रह किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम को तेज हवाओं और बारिश के कारण 17वीं सदी की मस्जिद की मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी। अहमद बुखारी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिल्ली की स्थित जामा मस्जिद की संरक्षा की मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। इमारत के कई पत्थर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और अक्सर गिरते रहते हैं। कल भी मीनार से कुछ पत्थर गिरे थे, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि मस्जिद इन दिनों लॉकडाउन के कारण आम लोगों के लिए बंद है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 में कराया था। ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है। मस्जिद के रख रखाव का जिम्मेदार दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर बम मिलने से सनसनी फैल गई है। कोलकाता में हेस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी देसी बम एक बोरे में बंद थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी विपक्ष को नष्ट करना चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह बीजेपी के खिलाफ साजिश है। कल बीजेपी कार्यालय के बाहर बम बरामद किए गए। ममता बनर्जी को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और वो विपक्ष को नष्ट करना चाहती है। आपको बता दें कि वह सभी देसी बम हेस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कुछ मीटर की दूर पर बोरे में रखे मिले हैं। हालांकि कौन इन्हें रख कर गया है और क्या मकसद है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। तो वहीं कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। आज की 5वीं बड़ी खबर, कोविड हालातों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार करार देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पहली लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा है कि अब दूसरी लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी बोलने से कतरा रही है। उनके अपने वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरकार के आदेश पर वैज्ञानिक अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी की यह प्रतिक्रिया केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के उस बयान पर आई है जहां उन्होंने तीसरी लहर की आशंका व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल टास्क फोर्स गठित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरी लहर के खिलाफ सरकार की तैयारी रहती और उसका रवैया लापरवाह भरा नहीं होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हुकूमत को इनके साइंटिस्ट बोल चुके थे कि कोविड-19 कोरोना का दूसरा सेकेंड वेव आएगा, ये सो रहे थे। इनके पास सब चीज, हर चीज बता दी गई थी मगर इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत जाकर कहती है, क्या कहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के? नरेंद्र मोदी
वजीर आजम और अमित शाह होम मिनिस्टर ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं। अगर वजीर आजम और अमित शाह होम ऑक्सीजन के जिम्मेदार हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलहदा कमेटी क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि वजीर आजम और होम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी। क्या इस बात को नहीं मानते वजीर आजम कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका एएसजी उठकर कहता है कि इस मुल्क में ऑक्सीजन की जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर दाखिला बजादे खुद की जिम्मेदारी है, तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को मुस्तरद क्यों किया? इसलिए मुस्तरद किया कि आप में वो काबिलियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आप पर भरोसा नहीं किया, इखलाकी तौर पर आप हुकूमत करने का इख्तियार खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी भारत के आईन, भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक बुनियादी हक है, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। और आप क्या कर रहे हैं? किसी को अगर वैक्सीन लेना है तो उसमें उसको उस ऐप में जाओ, नाम, अरे क्यों डालना चाहिए? निकाल के फेंकिए उसको। जिस किसी को इंजेक्शन लेना है पूरे लोग आएंगे, आप इंजेक्शन दो आप, मगर नहीं ऐप में जाओ। अरे ऐप में जाते नहीं है, वो गए भी तो फिर वो इंजेक्शन नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वैक्सीन नहीं दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वैक्सीन दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग लेने तैयार है वैक्सीन, मगर वैक्सीन ही नहीं है। हम बहैसियत मुल्क अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं कि अमेरिका उस लाइसेंस को, जो दवाओं का लाइसेंस है, अमेरिका कह रहा है कि जो भी चाहे उसको बना ले। मगर हमारे मुल्क में वजीर आजम ICMR ने कोवैक्सीन को बनाया और लाइसेंस दिया भारत बायोटेक को। आप क्यों नहीं देते दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को? क्यों सिर्फ 2 कंपनी बनाएंगे? भारत के कानून में आपको इख्तियार है, पेटेंट एक्ट 92 के तहत, रूल्स के तहत, कंट्रोल एक्ट के तहत आप दे सकते हैं लाइसेंस, दीजिए ना। सिर्फ 2 कंपनियां कैसे बनाएंगे 137 करोड़ लोगों के लिए? और अगर इस रफ्तार से चलेगा भी काम तो 2 साल लग जाएंगे। 2 साल में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बीमार पड़ेंगे? ये हुकूमत कहां है? हुकूमत गायब है, हुकूमत कुछ नहीं है, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। हुकूमत की नाअहली हमको कब्रिस्तान में, शमशान में दिख रही है। हुकूमत की नाकामी हमको मरने वालों की आहों और उनकी सिसकियों में नजर आ रही है। कहीं पर भी कुछ नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सरासर नाकाम साबित हो रही। ऑक्सीजन सप्लाई करना आपका काम है। भारत के वजीर आजम, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके आप झूठ बोल रहे हैं।